107.8 FM रेडियो जयघोष पर मैं सुस्मित हूं आपके साथ और आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, समय है कार्यक्रम पराक्रम का। पराक्रम यानी वो कार्यक्रम जिसमें हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपने शौर्य से, अपनी वीरता से, अपने पराक्रम से देश का मान सदैव बुलंदियों पर पहुंचाया। तो दोस्तों, आज भी इस कार्यक्रम में कुछ बातें ऐसी ही होंगी, लेकिन यहां पर हम आपके साथ आज हमारे विशेषज्ञ जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे आपको जोड़ेंगे, उनसे मिलवाएंगे, उनका परिचय करवाएंगे। उससे पहले उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश जी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जयघोष में। सुस्मित जी जी, और मित्रों, आपको बताएं डॉक्टर मुकेश जी जो कि इतिहास संकलन समिति अवध प्रांत के मीडिया प्रभारी हैं। इसके साथ ही साथ एनसीसी की बात करें, एनसीसी आप सभी जानते समझते होंगे, नाम सुना होगा। कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने उसको ज्वाइन भी किया होगा। उसी एनसीसी में यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर में पीएचडी करने वाले आप ऐसे पूरे देश के अपने आप में एक अनूठे एक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पीएचडी किया है एनसीसी में। तो यानी बहुत नज़दीक से चीज़ों को जाना समझा है। जब आप एनसीसी के माध्यम से देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो जुड़ते हैं डॉक्टर मुकेश कुमार जी से और कुछ बातें करते हैं। मुकेश कुमार जी, जैसा कि एनसीसी यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो हमें देश की तरफ ले जाता है, जिनमें देश के लिए प्रेम होता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक जज्बा होता है, उनको जोड़ता है। और ये वो लोग होते हैं जो देश के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं और जिसके चलते उन्हें तमाम पदकों से सम्मानित किया जाता है। उन्हीं पदक में कई सारे पदक होते हैं। हमने अपने इसी कार्यक्रम में बात अभी तक करी है परमवीर चक्र की। तो परमवीर चक्र और इस तरह से और भी कई सारे पदक होते हैं, कई सारे चक्र होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए, हमारे साथियों को पता चले ये कैसे पदक होते हैं, क्या कुछ होता है। सुस्मित जी, सबसे पहले आप और आपकी टीम के साथ देशवासियों को, एनसीसी कैडेट्स को, आम जनमानस को मैं जय हिंद कहता हूँ, सलाम कहता हूँ। राष्ट्रीय कैडेट कोर की आपने बात की, तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के वर्तमान परिवेश में आने के पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट हम संक्षिप्त इसके पीछे जाना चाहेंगे जी। थोड़ा इतिहास की बात करना चाहेंगे, क्योंकि इतिहास के छात्र हैं तो कहीं ना कहीं मन उसमें रहता है जी, और जी। उसकी बात नहीं तो थोड़ा सा प्यास उसकी अधूरी रह जाती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर की जो सुषमा जी है, इस समय हम इसको राष्ट्रीय कैडेट कोर कह रहे हैं। स्वतंत्र भारत में इसको राष्ट्रीय कैडेट कोर कहा गया जी। लेकिन यह संगठन की नींव जो है 1917 में ब्रिटिश पीरियड में डाली गई थी जी। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18 जो हुआ, उस समय ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसके खिलाफ भारतीय युवाओं का जो कई गुट हुआ करते थे उस समय, संगठन तो नहीं कह सकते क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं थे। बिल्कुल। तो जो गुट हुआ करते थे, जो लुका छुपी में गुट बनाए जाते थे और ये विचार होता था कि किस तरीके से हम ब्रिटिश हुकूमत को कुछ नुकसान पहुंचाएं। नुकसान पहुंचाने का मतलब ये कि हम किस तरीके से अपने भारत माता को आज़ाद कराएं या उसमें हम क्या मैक्सिमम कैसे क्या कितना कर सकते हैं। तो आए दिन कुछ ना कुछ छात्र, अन्य युवा जो छात्र नहीं भी थे, कुछ ऐसी हिंसक घटनाएं किया करते थे। तो ब्रिटिश हुकूमत का जो एक सोच उनकी रही है बड़ी ही विस्तार से और बहुत ही गहराई में सोच के वो काम अभी तक जो रिजल्ट आए हैं करते रहे हैं। उन्होंने एक दर्शन के तरीके से, मतलब एक साइकोलॉजिकल तरीके से इस चीज़ को बनाया कि किस तरीके से इस भारतीय युवा जनमानस को ये जो इनकी हिंसक घटना है उनको रोकें, हमारा नुकसान कम हो, बंद हो। उसके अलावा जो इनकी विस्फोटक ऊर्जा है इसको हम कैसे प्रयोग अपने कार्य में कर सकें। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो शिक्षित है, प्रशिक्षित है, वह और अनुशासित है, वह व्यक्ति किसी भी बात को अच्छी तरीके से समझेगा, आत्मसात करेगा और उसका जो प्रयोग है वो भी सही तरीके से करेगा। तो ब्रिटिश हुकूमत ने विश्वविद्यालयों में, उस समय जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे, कॉलेजेस हुआ करते थे, उनमें जो भारतीय युवा हैं वो जो पढ़ रहे हैं उनको उसमें इसका नाम था यूनिवर्सिटी कोर, विश्वविद्यालय कोर रखा गया। और 1920 में जो आपका टेरिटोरियल एक्ट जो है उसके तहत इसका और विस्तार होता है। समय समय पर इस संगठन का दायरा बढ़ता गया। पहले विश्वविद्यालय कोर, फिर विश्वविद्यालय ट्रेनिंग कोर, फिर विश्वविद्यालय ऑफिसर ट्रेनिंग कोर। लेकिन इस समय जो राष्ट्रीय कैडेट कोर वर्तमान समय में संगठन है, जिसमें इस समय लगभग 15 लाख छात्र हैं, वर्दीधारी छात्र हैं, छात्राएं भी हैं और तीनों सेनाओं के हमारे अपने तीनों सेनाओं को उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। फर्क ये है कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान
जो छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनका गहरा प्रशिक्षण, बहुत गहन प्रशिक्षण होता था। साथ ही मतलब उनकी घरेलू जांच भी होती थी कि इनके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला या कोई भी दूर दूर तक कोई ऐसा तो नहीं है जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कहीं भी शामिल हो। उसको उस समय भी हम नहीं लेते थे। दूसरी चीज, प्राथमिकता उसको दी जाती थी, जिसको आज के दौर में हम आरक्षण की बात कहते हैं, कि अगर उस परिवार से ब्रिटिश सेना में कोई है तो उनको प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन उनका जो मेडिकल है, उनका जो फिजिकल है, उसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं होती थी, कोई रियायत नहीं। और इस समय जो हमारे अपने जो बटालियन, एनसीसी बटालियन है, उनके जो मुखिया हैं, आर्मी जो सेना के अधिकारीगण हैं, उस समय जो बटालियन हुआ करती थी विश्वविद्यालय कोर की, उनके जो मुखिया ब्रिटिश हुकूमत के जो वो हैं अधिकारी हैं, वही मेन होते थे। और जो ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति, जो ट्रेनर है, जो विश्वविद्यालय में एनसीसी कैडेट को जिसे इंस्ट्रक्टर कहते हैं, सार्जेंट या हवलदार रैंक का हुआ करता था, वो भी ब्रिटिश हुकूमत का। क्योंकि अब ब्रिटिश हुकूमत का है तो उसकी विचारधारा वो होगी, बिल्कुल। तो उसका ट्रेनिंग देने के पहले जो ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, उसकी ट्रेनिंग देते थे उस हवलदार को, सार्जेंट को, कि किस तरीके से भारतीयों को प्रशिक्षित करना है, और प्रशिक्षण ऐसा करना है कि वो भक्त हो ब्रिटिश हुकूमत का। तो इस तरीके से, लेकिन धीरे धीरे दायरा बढ़ता गया, समय में परिवर्तन होते होते जब हम स्वतंत्र होते हैं 1947 में, तो उस समय देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस संगठन का नाम बदल के राष्ट्रीय कैडेट कोर रखा, और एक कमेटी बनाई गई कि क्या विश्व में और भी किसी देशों में ऐसे संगठन हैं, तो उस संगठन कैसे कार्य कर रहे हैं, उनका काम क्या है। लगभग 8-10 देशों में उस कमेटी ने मतलब जाके दौरा किया, वहाँ की चीज़ों को परखा, समझा। तो पहले जो कमेटी के अध्यक्ष नामित किए गए वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल इस्कंदर मिर्जा। 1947 में। लेकिन स्वतंत्रता के बाद वो पाकिस्तान चले जाते हैं। उसी समय मतलब उसके पहले ही जब वो जाते हैं पाकिस्तान, उसके पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ विचार किया, जो भी उनका विचार रहा हो, तो वो पंडित हृदयनाथ कुंजरू को उन्होंने कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। लगभग 8 से 10 देशों में जाके कमेटी जाती है, डिसाइड देखती है कि हम हर एक देश में युवा संगठन है, कहीं एनसीसी के नाम से हैं, कहीं स्काउट के नाम से हैं, कहीं अदर ऐसे अन्य नामों से हैं, तो उनका कार्य क्या है, किस तरीके से उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है और क्यों प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो डिसाइड किया गया कि जब तक एक फौज हमारी बॉर्डर के लिए एक तैयार है, सेना उसका कार्य देख रही है कि किसी प्रकार के जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनसे देश की सीमाओं की, आम जनमानस की रक्षा की जा सके, लेकिन उनका भी बैकअप होना चाहिए। अगर हम बाइक से कहीं जा रहे हैं, लंबी दूरी पे हैं, अगर माना कि पेट्रोल हमारा गाड़ी में भरा है और दूरी में 10 किलो कहीं जितना उससे ज़्यादा है, तो कुछ एक अलग भी होना चाहिए हमारे पास में। सेना को भी कुछ ऐसा ही है कि फ्रंट पे हम लड़ रहे हैं, इनकेस किस प्रकार का अटैक हो रहा है, घातक अटैक तो घातक ही होता है, सही बात, लेकिन कितने दिन युद्ध चलेगा, कैसे क्या चलेगा। अब हम तुरंत अगर मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए हमारे 100 सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो तुरंत 100 लोग भर्ती होने के लिए तो आ जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन जो हमने खोया है, जो प्रशिक्षित अपना योद्धा खोया है, बिल्कुल नायक खोया है, वो प्रशिक्षित योद्धा हमारे पास नहीं है, वो नहीं है। एक तैयार करने के लिए हमारे पास समय लगेगा, समय चाहिए होता है। तो ऐसे संगठन जो सैनिक संगठन है, जैसे राष्ट्रीय कैडेट कोर है, जिनको 3 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है, एक सैनिक सामान्य सैनिक प्रशिक्षण, वह प्रशिक्षण नहीं जो गोपनीय प्रशिक्षण होता है, लेकिन एक सामान्य प्रशिक्षण होता है, वो दिया जाता है। पहले तो ये था कि हमें पहले फौज के लिए तैयार करना है अपने युवाओं को, लेकिन वर्तमान समय में जो एक उद्देश्य है राष्ट्रीय कैडेट कोर का, ये है कि सैनिक बने या न बने वो एक अलग बात है, हमें पहले एक अच्छा नागरिक तैयार करना है, अच्छा नागरिक बनाना है, जो किसी भी क्षेत्र में जाए, देश में रहे, विदेश में जाए, लेकिन वो अपने राष्ट्रभक्ति में पूरी तरीके से लीन हो, अपना पूरा कार्य ईमानदारी से करे, समय से करे, जो भी चीज़ें हैं। और एक राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो कैडेट है, छात्रों को हम छात्र कहते हैं, बॉयज़ गर्ल्स कहते हैं, लेकिन एनसीसी में उसे हम कैडेट कहते हैं। जो एनसीसी कैडेट है, अगर 1000 छात्र कहीं खड़े हैं, उनमें से एक भी एनसीसी कैडेट आपको है, तो आपको उसकी
भाषा से, उससे एक अलग उसका पहचाना जा सकता उसका है। जो पहनावा है, जी। चलने का तरीका है, उसका जो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका है, वो जो किसी से संबोधन कर रहा है, बात कर रहा है, कम्युनिकेशन उसका हो रहा है, वो आप समझ लेंगे। भले ना आप समझ पाए सिविल ड्रेस में कि एनसीसी का है, लेकिन वो कुछ अलग दिखेगा आपको, और वो लगेगा कि जो बेहद आपको अनुशासित है, आकर्षित करता है अपनी हाँ। तरफ। तो ऐसे लोग जब ऐसे युवा जब सेना में भर्ती होते हैं तो मन में कहीं ना कहीं चाह होती है कि हमारे सीने पे भी मेडल हो। तो मेडल की जब बात आती है, जो पदकों की बात आती है, तो पदकों में सबसे जो लोगों के मन में चढ़ता है वो होता है परमवीर चक्र, और ऐसे ही बहुत सारे चक्र हैं। आपने सुष्मित जी पदक की बात की, मैं भी, चूंकि अपनी बात तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं भी राष्ट्रीय कैडेट कोर का कैडेट रहा हूँ। 2000 में सी सर्टिफिकेट हमने किया है। और जो आपने सीने पे हाथ रखा और पदक की बात की, तो हमारे भी थोड़ा सा रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हम भी एक समय में थे, होता है अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का। सी सर्टिफिकेट करने के बाद हम भी उसमें रहे हैं। हमने कहा उसी पे लगभग 22 वर्षों से मैं उसी पे अभी भी काम कर रहा हूँ, सेना पे ही। बिल्कुल। एक मन में था कि नहीं, सेना में हमें जाना है। सेना में मैं गया भी, लेकिन किसी कारण बस किसी स्टेप पर नहीं आगे बढ़ पाया, नहीं हो पाया। तो एक मन में था कि अब तो एक अंधेरा दिख रहा है कुछ, क्योंकि इसके अलावा हमने कोई विकल्प नहीं तैयार किया था। हाँ। समझ में तब आया कि एक विकल्प भी तैयार रखना चाहिए, ऑप्शन तैयार होना चाहिए। खैर, अब हम बात जो राष्ट्रीय कैडेट कोर की बात करें कि पराक्रम की आपने बात की, सेना में चाहे बहुत सारे पद होते हैं, एक सामान्य सैनिक से लेकर जनरल तक, हर एक व्यक्ति का जिसमें वर्दी पहनता है, प्रशिक्षण प्राप्त करता है, कसम खाता है राष्ट्र की। कसम तो ट्रेनिंग के बाद खाता है, लेकिन शपथ तो पहले ले चुका है, सेना में भर्ती होने के पहले, तभी तो गया है वहाँ पर। बिल्कुल। ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ भी आप जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप इंटरव्यू के लिए एंट्री के लिए जाते हैं, तो उसमें एक लिखा होता है प्रथम पग, जब आप एंट्री कर रहे हो। अच्छा। मैंने गया वहाँ पे देखा है। और जब आप ट्रेनिंग करके प्रशिक्षण प्राप्त पूरा कर लेते हैं, आप शपथ हो जाता है आपका, तब वो लिखा होता है अंतिम पद। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि वह व्यक्ति जो सेना में जाने के लिए सोच लिया, उसका प्रथम पग उसी जगह से शुरू हो जाता है। क्योंकि सोते बैठते जागते सार तरीके से सोचता है कि हम कैसे तैयारी करें। बिल्कुल। हर एक सैनिक का, जैसा कि मैंने बात, किसी भी रैंक का हो, किसी भी पद का हो, सबसे पहले उसका इच्छा होता है कि कम से कम वो एक बार फाइट जरूर करे। बिल्कुल। एक बार वो दुश्मन को जो है ना अपने टारगेट पर ले। बिल्कुल। टारगेट पर ले और उसको शूट करे। और हाँ, देश के जो दुश्मन है ना, उनको दिखाना है, उसको रहता है उनको मार भगाए। मतलब उसके मन में उसकी ये फिक्र नहीं रहती है कि मुझे परमवीर मिले। बिल्कुल। लेकिन हाँ, परमवीर जरूर वो बनना चाहता है, परमवीर पदक नहीं बनना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। परमवीर पदक की उसकी इच्छा नहीं है कि हम परमवीर चक्र के लिए, हम कैप्टन मनोज पांडे परमवीर चक्र के लिए, उन्होंने जो माथे पे गोली खाई, इतना सब कुछ किया, उनको चक्र की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हाँ, देश के लिए एक वीरता का भाव जो होता है, ये था कि वो परमवीर बनना चाहिए, उनको शो करना कि हम परमवीर हैं। बिल्कुल। अभी जो सबसे लास्ट, जो अंतिम इस समय का अभी तक का जो परमवीर चक्र जिन्हें अवार्ड मिला था, इस सम्मानित कैप्टन हैं योगेंद्र सिंह यादव जी, जिनका भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया। सबसे कम उम्र के 19 साल की उम्र में उनको परमवीर चक्र मिला। अब जब हमने उनसे बात की थी, इंटरव्यू लिया था मैंने उनका, तब उन्होंने कहा था कि हम, एक इच्छा थी कि हमें गोली मारना है, उनको कैसे क्या करना है, लेकिन उनको कार्य दिया गया था कि जो आगे फ्रंट पे सेना लड़ रही है उसको रसद पहुंचाना। अच्छा। क्योंकि एक सैनिक लड़ रहा है तो लड़ने के साथ खाना कुछ समय के लिए एक दो खुराक हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। तो उसके सपोर्ट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इन सबके सपोर्ट के लिए बॉर्डर पे हमारा जैसे मतलब फोर्स काम करे, सारा काम करे, इसके पीछे जब युद्ध घोषित होता है तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब राष्ट्र में, समाज में चीज़ें परिवर्तित हो जाती, बदल जाती, उनका रूप दूसरा हो जाता है। तो वो सब चीज़ें जो यहाँ पे दिक्कतें हो रही होती हैं, और राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट संभालते हैं देश के अंदर। पर आपने पराक्रम की बात की, जो सेना में कई प्रकार के चक्र अवार्ड हैं। जब राष्ट्र के द्वारा घोषित किया जाता है कि अब युद्ध शुरू हो गया है किसी दुश्मन देश के साथ में, राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा जब ये घोषित कर दिया जाता है, तो दुश्मन के क्षेत्र में, उसके घर में जाकर, घर मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि किसी देश का या कोई सैनिक उसके घर में जाकर, मतलब दुश्मन देश की सीमा के अंदर जाकर, और जैसे ये कहावत कही जाती है कि यहाँ मगरमच्छ के उसके जो जवान होती है, जीभ होती है, उसको निकाल के लाना, काट के लाना, या ऐसा काम। ऐसे जो पराक्रमी योद्धा हैं हमारे, अब तक देश में 21 हुए हैं, जिन्हें माँ भारती के जो पुत्र हैं, उनको राष्ट्र नमन करता है, पूरा विश्व उनके आगे सर अपना झुकाता है। तो
बहुत मतलब अधिकतर अभी तक कुछ ही ऐसे हैं जिनको जीवित रहते हुए पदक मिला है। यहाँ मित्रों हम डॉक्टर मुकेश जी की जो बात चल रही है इसको लगातार अभी आगे बढ़ाएंगे। बस यहाँ पर एक बात जोड़ेंगे, डॉक्टर मुकेश जी के पास एक ऐसा अद्भुत, एक कहते हैं ना कि अपने पास एक ऐसी धाती होना कि वो अपने आप में अद्भुत होती है। डॉक्टर मुकेश कुमार जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने उन सभी परम वीरों से जो जीवित हैं, उन परम वीरों से या फिर उनके परिवारों से मुलाकात करी है, उनसे बातें करी हैं, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला है। और ये शायद मुझे लगता है आप अकेले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने ये मौका जिनको मिला होगा। अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मिलते हैं। खैर इस मामले में तो खैर अपने आप को आप सभी के मतलब देश के लोगों के आशीर्वाद से एक बात करने का, उनसे मिलने का, उनसे उनके जीवन के बारे में जानने का, उस पर भी हम एक किताब भी तैयार कर रहे हैं। जी जी जी, अरे वाह, जल्दी इस पे जल्दी प्रकाशित होगी, काम चल रहा है अभी। तो ये जो परमवीर की हम लोग बात कर रहे थे, तो जब देश मतलब राष्ट्र घोषित करता है कि हाँ युद्ध शुरू हो गया है, तो 3 प्रकार के उन्हें मतलब ऐसे पराक्रम दिखाने पे सर्वोच्च बलिदान एक शब्द आता है सेना में, शपथ दिलाई जाती है कि हम आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च बलिदान का मतलब है कि वो जीते जी नहीं बल्कि अपने आप को प्राणों की आहुति देना होता है। तो परमवीर चक्र दिया जाता है, वीर चक्र दिया जाता है और महावीर चक्र दिया जाता है। ऐसे ही जब राष्ट्र के द्वारा युद्ध घोषित नहीं है लेकिन परिस्थितियां वैसी हैं, जम्मू कश्मीर आपका हो या कोई भी ऐसे बहुत से ऐसे क्षेत्र अपने यहाँ पे हैं जहाँ हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। और कई तो ऐसी मुठभेड़ें होती हैं, मुठभेड़ कहना भी तो एक बहुत छोटा शब्द है कि ऐसी घटनाएं होती हैं। प्लान तो दुश्मनों का रहता है, हमारा तो कोई प्लान नहीं, हमारा प्लान तो तब पता चलता है जब वो प्लान अपना शुरू कर चुके होते हैं। उस समय जब कुछ इस प्रकार के मतलब हमारे परमवीर योद्धा ऐसे अपना पराक्रम दिखाते हैं तो उन्हें शौर्य चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र से नवाजा जाता है। जी। सेना मेडल दो प्रकार के होते हैं। एक तो शांति काल में कोई अच्छा कार्य करता है, कोई सैन्य के ऑफिसर, तो उसको सेना मेडल दिया जाता है। दूसरा होता है सेना मेडल गैलेंट्री जी। तो वो सेना मेडल जी तब दिया जाता है जब किसी ऐसे युद्ध मतलब उसका कोई मानक नहीं होता कि हमने इतनी लड़ाई लड़ी तो हमारा ये अवार्ड इतना नहीं। वो एक समय के आधार पर बहुत से ऐसे पराक्रमी योद्धा हुए हैं जिनको अवार्ड नहीं मिला, किसी कारणवश नहीं मिला, या कोई ऐसे हैं जिनको अभी भी मतलब उनका चर्चा नहीं है किसी कारण जो भी चीज़ें, लेकिन वाकई उन्होंने उनकी तरफ से कोई कमी नहीं रही, अपने आप प्राणों की उन्होंने आहुति दी। मेंशन इन डिस्पैच अवार्ड दिया जाता है। ऐसे ही बड़े सैन्य अधिकारियों के द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों में मतलब जो वीर चक्र, जो वीरता पुरस्कार हैं, यह पुरस्कार तो किसी एक्शन के दौरान दिए जाते हैं। अच्छा। लेकिन परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्धक सेना मेडल, ये सारे जो सेवा मेडल हैं ये किसी अधिकारी की, किसी सैनिक मतलब किसी अधिकारी की पूरे 1-2 वर्षों का पूरा उसका जायजा लेके पूरा उसका रिसर्च उस पर एक कमेटी करती है कि ये जो ऑपरेशन आपके उसमें हुई है तो कहाँ तक सफल हुई है। बिल्कुल। तो उनसे हम इसको ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन कम भी किसी स्तर पर नहीं कर सकते, नहीं होता। तो बहुत सारे ऑपरेशन एक अधिकारी के अंडर में जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे कई कार्य होते हैं, तो उनका पूरा जायजा होता है, रिसर्च होती है, पूरा टीम डिसाइड करती है, तब उन्हें अति विशेष सेवा मेडल, परम विशेष सेवा मेडल से नवाजा जाता है। इस प्रकार के हैं। तो ये जो मेडल आपने बताए इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें तो बताई, लेकिन जैसे परमवीर चक्र है, शौर्य चक्र है, इस तरह के जो भी चक्र हैं, इनमें मतलब किस तरह से निर्धारण कैसे क्या होता होगा? ये एक स्वाभाविक जिज्ञासा हमारे जो साथी सुन रहे हैं शायद उनके मन में भी होगी, हम लोगों को भी लगता है। इनका निर्धारण भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इनके जो परमवीर चक्र हैं, वीर चक्र हैं और महावीर चक्र, ये जो घोषित युद्ध के समय दिए जाते हैं, इनके सेना डिसाइड करती है। किन्हीं कारणों बस वो सेना जो पूरा आम जनता के लिए क्लियर नहीं करती है क्योंकि सेना का अपना मामला है। बिल्कुल। वो एक स्टेज ही पूरी अलग है उनका कि किस तरीके से डिसाइड करना, जो उस विषय में थोड़ा कह पाना मुश्किल होगा कि परमवीर चक्र का तो बिल्कुल क्लियर है कि जो सीमा के पार जाकर, अच्छा, लाइक सर्जिकल स्ट्राइक की तरीके से जो अभी कार्य हुए हैं, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक 2 बार हुई अपने यहाँ पे, सीमा पार जाकर दुश्मन के क्षेत्र में, दुश्मन के बंकर में जाकर, दुश्मन की बटालियन में जाकर, दुश्मन के तोप के गोले के मुंह में जाकर, इस तरीके से कह सकते हैं कि अपने आप को मतलब
कि बिना विचलित हुए अपने आप को पूरी तरीके से बलिदान करते हुए जो कार्रवाई करते हैं, यानी खुद को मौत के मुंह में डालते हुए लगभग देश की आन अभी को तक बचाने 3 की। से 4 लोग ही ऐसे हैं जो परमवीर चक्र विजेता हैं, जिनको जीवित रहते परमवीर चक्र मिला है, बाकी सब मरणोपरांत मिला है। जी जी जी। अब उन जो हमारे परमवीर योद्धा हैं जो मतलब शहीद हो गए, उनको तो नहीं पता है कि हमें परमवीर चक्र दिया गया। बिल्कुल, उनको बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि हमें कोई चक्र मिले, उन्हें ये प्रूव करना था कि हम परमवीर योद्धा हैं, हम परमवीर योद्धा। तो ऐसे ही इस समय जो 3 हमारे देश में जो परमवीर चक्र विजेता जीवित हैं, पहले ये इस समय जो हैं मानद जिन्हें कैप्टन रैंक दी गई है योगेंद्र सिंह यादव जी, परमवीर चक्र विजेता। दूसरे हैं कैप्टन बाना सिंह, बाना सिंह पोस्ट भी इस समय उनके नाम से है। बाकी उन्होंने युद्ध का पूरा मोड़ दिया था, रुख मोड़ दिया था, अगर वो ना होते तो कुछ और ही घटना होती अपने यहाँ पे। और दूसरा एक है राजेश कुमार, नाम से कुछ मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा। तो 3 लोग हमारे परमवीर चक्र विजेता इस समय जीवित हैं, बाकी लगभग इस दुनिया में नहीं हैं। और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 4 परमवीर चक्र विजेता हुए हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे लगभग 1576 अवार्ड अब तक ऐसे दिए जा चुके हैं, जैसे 19 महावीर चक्र हैं, 4 परमवीर चक्र हैं, 100 मेंशन इन डिस्पैच अवार्ड हैं, 76 परमवीर सेवा मेडल हैं। इस तरीके से लगभग 1576 अवार्ड उत्तर प्रदेश के खाते में उसके नाम हैं। तो हमें भी गर्व होता है कि हाँ, हम उत्तर प्रदेश के ऐसी जगह के हैं जहाँ पे इस प्रकार के हमारे योद्धा हैं, और उनसे मिलने का मौका मिलता है, उनकी जानकारी करने का मौका मिलता है। कई बार जब बात की गई थी अभी पिछले कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी से कि सर, जब मैंने उनसे बात की या किसी ने उनसे पूछा था कि आप युद्ध जीतते हैं, खुशी मनाते हैं, बिल्कुल, डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन आपको क्या ये गम नहीं होता कि आपने अपने 100 साथियों को खो दिया? बिल्कुल बिल्कुल। ये तब ये जानकारी जब मन में मतलब एक आम नागरिक ने पूछा, बल्कि मैंने स्वयं उनसे बात की थी कैमरे के सामने, तो उन्होंने कहा, मुकेश जी, ये जो हम खुशी मना रहे हैं, ये दुख के लिए हमें भी गम है कि हमने अपनों को 100 सैनिकों को खोया है, इतने सैनिकों को खोया है। 100 तो मतलब एक मैंने उदाहरण की बात की। हाँ। जी जी। तो ये उनके लिए उनका अगर कि मेरे मरने के बाद, या मैं कहता हूँ मेरे मरने में गम नहीं मनाना, खुशी मनाना कि हमने इस कार्य के लिए अपनी जान दी है। बिल्कुल, देश के लिए। तो उनका जो जान देना व्यर्थ ना जाए, उनकी आत्मा को दुख ना, इसलिए हम खुशी मनाते हैं। इसलिए नहीं कि वो डेथ हो गई, इसलिए हमें खुशी मनाते हैं, उन्होंने इस चीज़ के लिए जान दी है, इस पर हम खुशी मनाते हैं। क्या बात है। ये आपने ऐसी बातें हमको बताएं कि वाकई में ये जो है ना, रोएं अंदर तक खड़े होने लगते हैं, एक बड़ी सिहरन सी महसूस होती है और बड़ा गर्व की अनुभूति होती है। और आप तो ऐसे लोगों से मिले हैं, साक्षात ऐसे लोगों से साक्षात्कार लिया है आपने। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी को 17 गोलियां लगी थी। 17 गोलियां। उन्होंने बताया था कि मेरा मतलब यहाँ पे गोली लगी थी, हाथ कट गया था, लटक रहा था स्किन में, थोड़ी सी हड्डी कहीं लगी थी, हड्डी कहीं मतलब क्रैक हो चुकी थी, लटक झूल रहा था। उन्होंने सोचा था कि शायद हम नहीं बचेंगे। ये दर्द इतना ज़्यादा था कि इसको तोड़ दिया जाए तो उतना दर्द कम होगा। सोचिए पहले कि हाथ लटक रहा है, अगर इसको हम तोड़ दें तो दर्द मेरा कम हो जाएगा। उसको तोड़ा भी उन्होंने और घुमाया भी, जैसे कपड़े को ऐसे घुमा रहा, हाथ पूरा घूम जा रहा था, पीछे लटका, लेकिन वो टूटा नहीं, अलग नहीं हुआ। फिर उन्होंने बताया कि हाथ को हम नीचे रखे, फिर इसको के साथ अलग ही हो जाए, पेन कम होगी, इस तरीके से। अब इतना मतलब इतना बल, इतना शक्ति खुद के अंदर है कि इतना दर्द हम मतलब वो करें, कुछ इतना दर्द उनको नहीं लग रहा है। उनको बस ये है किसी तरीके से हमें दुश्मन को सफाया करना है। तो इस हद तक 17 गोली खाने के बाद जब कोई योद्धा बचता है तो उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसलिए ऊपर वाले ने हमें बचाया कि हम अपने जो सैनिकों को हमने खोया है उनकी कहानी हम लोगों तक जनमानस तक बता सकें। वो पूरे देश में समय मतलब लोगों को आमंत्रित करते हैं, बताते हैं। एक यदि आप इजाज़त दें तो 1 मिनट के हम आपको बताना चाहेंगे। ये घटना वास्तविक घटना है, इसमें कोई कहानी नहीं है। जी बिल्कुल। इसमें वो कमांडिंग अफसर मेजर जनरल रैंक से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक उग्रवादी घटना हुई थी, उनके सैनिक भाग लिए थे, उसमें उनको सफाया करना था। एक आदेश मिला था उसमें कि हाँ, इस घटना इस जगह पर इतने आतंकवादी हैं, इनको साफ करना है, बस इतना आदेश था और कुछ इसके अलावा नहीं। तुरंत वो जाते हैं, उस पर घटना वो पूरा होता है, आपस में गोला मतलब उनकी सैनिकों की उग्रवादियों की मुठभेड़ होती है, गोलाबारी होती है और उस एक सैनिक को 13 गोलियां लगती हैं। अरे
13 गोलियां, 4-4, 5-5 गोलियां जो हैं पसलियों में फंसी हैं कहीं इधर। अब जो बुलेट शरीर में घुसती है तो जाती तो वो एंट्री करती, लेकिन अंदर जाके वो घूमती है इस तरीके से। जी, जी, घूम के मतलब पूरा सा करके निकलती है बाहर, या अगर नहीं निकल पाए तो और नुकसान होता है शरीर को। तो एक जो उस सैनिक को 13 गोलियां लगी थी, तब पता चलता है जब डॉक्टर टीम जाती है, पूरा डॉक्टर बात उनसे करते हैं, सुन नहीं रहे होते हैं क्योंकि आवाज़ नहीं, वो बेहोश होते हैं इस तरीके से, काफ़ी ब्लड बह चुका होता है। अब किसी ने ये बताया कि हाँ, इनकी वजह से हमारे इतने सैनिकों की जान बच पाई है। इन्होंने पूरा दुश्मन का जो था अपने ऊपर झेला है, अपने ऊपर लिया है। तुरंत कंपनी कमांडर उनके पास आते हैं, यूनिट के कमांडर जो हैं, कि नाम का मैं इसमें मिस कर रहा हूँ, तो नाम लेके बुलाते हैं, कैसे हो। आवाज़ नहीं, मतलब फिर आवाज़ नहीं, तो बड़ा दुख होता है कि शायद हमने अपने एक जवान को, बच्चे को खो दिया है। बच्चा इसलिए क्योंकि कोई भी सेना का अधिकारी अपने निचले स्तर के अधिकारी को, अपने सैनिक को बच्चे से कम नहीं मानता, लेकिन ट्रेनिंग देता है तो दुश्मन की तरीके से देता है कि हाँ, इसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें पूरी कड़ाई से। अब जब वहाँ पर फिर से उन्होंने आवाज़ दी, अब वो दर्द उन्होंने महसूस किया कि शायद आज थोड़ा सा मैं भी उस चीज़ से हो रहा हूँ कि आज एक मैंने अपने बेटे को खो दिया। फिर आवाज़ तेज देते हैं तो उसकी आंखें खुलती हैं उस सैनिक की। कैसे हो? कंपनी कमांडर कहते हैं कि आप कैसे हो? तो उनका जवाब ये नहीं होता मैं ठीक हूँ, वो कहते हैं सर बाकी लोग कैसे हैं। क्या बात है मित्रों, ये आप समझ सकते हैं ये कैसा क्षण रहता होगा जब एक वीर सैनिक इस तरह से अपनी जान की परवाह न करता हुआ 13 गोलियां, 17 गोलियां, यकीन जानिए मतलब क्या स्थिति रहती होगी, मन में क्या भाव रहता होगा। और जब वो अपने साथियों के बारे में ऐसे सोचते होंगे कि उन्हें खुद की परवाह नहीं है, उनके साथियों को किस तरह से पीड़ा ना हो, वो बच जाएं, और उसके लिए खुद अपने सीने पे गोली खाने की हिम्मत रखने वाला भाव, ये वाकई में हमारे वीर सैनिकों को ही मिलता है ये सौभाग्य। और उन्हीं की बातें आज हम कर रहे थे, और इन्हीं बातों में एक ऐसा भी क्षण आया जब डॉक्टर मुकेश जी थोड़ा भावुक भी हो गए। यकीनन ये हम सभी के साथ होता है, अगर हम में इंसानियत है, अगर हमें मनुष्यता का भाव है, अगर हम देश के लिए प्रेम का भाव रखते हैं। तो मित्रों, आज हम इन बातों को यहीं विराम देंगे। पराक्रम में आज की बातें बस इतनी ही। हम किसी और अंक में आपसे फिर मिलेंगे, कुछ और बातें करेंगे। पराक्रम में ही हम कुछ और बातें लेकर के आएंगे और उन बातों में हम शामिल होंगे। फिलहाल आज के लिए मैं सुस्मित आपसे अनुमति चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर मुकेश जी जुड़े, आपको भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ऐसी बातें बताई जो हमें कहते हैं हृदय छूती ही नहीं बल्कि हमें प्रेरित करती हैं, हमें देश सेवा के लिए, देश के पथ पर आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, और ऐसा ही आप जुड़े रहिए रेडियो जय घोष के संग। सुनते रहिए आपका अपना 107.8 रेडियो जय घोष। जय घोष।